Can we disconnected. start, Soya? Yes, we can start now. Can you see me? Yes, I can see you. It's not video is not on, but Uh, Let me try once more. okay. Yes, now we can see you, Zoya. तो जहां मैं बात कर रही थी कि कुछ मैं जो रील्स देखती हूँ आईएएस के इंटरव्यू में, तो वहां भी मैं पाती हूँ कि एक बड़ा पहला सवाल होता है कि आप अपने बारे में कुछ बताइए। मतलब इतनी बड़ी परीक्षा में जो प्रीलिम्स और मेंस पास करके इंटरव्यू तक पहुंचते हैं, उनके लिए भी एक जो शुरुआत है वो इसी इंटरव्यू के सवाल से होती है कि आप अपने बारे में कुछ बताइए। अब वो 1 मिनट में 2 मिनट में आपको अपने बारे में सब कुछ बताना है, जिससे कि आपको एक देश की सबसे सर्वोच्च परीक्षा के लिए योग्य माना जाए और उस सर्वोच्च परीक्षा को आप पास करें। तो इतना महत्व है आत्म परिचय का, सेल्फ इंट्रोडक्शन का। अ, थोड़े से समय में कौन-कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जो हम बता सकते हैं। आज वही सब जानने के लिए हम ज़ोया रसूल जी के साथ जुड़े हैं और ज़ोया रसूल हमारे साथ पहले भी सेशन ले चुकी हैं। ज़ोया, कैन वी स्टार्ट? अ, तो वो जॉइन तो किया हुआ है, बट आई एम वेटिंग फॉर हर। जोया। तो एनीवेज, जो हम बातचीत का सिलसिला थोड़ा सा जारी रखते हैं, तो फिर इतना महत्वपूर्ण है कि आपके द्वारा अपने बारे में ही बताना। आप, और वो सिर्फ ये नहीं है कि आपने क्या पढ़ाई की है, आपके बारे में आपको जब बताना है तो ये महत्व रखता है कि जिस व्यक्ति को आप बता रहे हैं उसके लिए आप क्या, आपकी इंपॉर्टेंस है। आपको वो बातें बतानी है उस व्यक्ति को कि जिससे उसको लगे, सामने वाले व्यक्ति को लगे कि वो आपके साथ व्यवहार कर सकता है, आपके साथ संबंध बना सकता है, आपके साथ काम कर सकता है, आपके साथ लंबा समय चल सकता है। तो वो सब चीज़ें जो महत्वपूर्ण होती हैं कि मैं क्या हूँ, ये बताने की बनिस्बत ये सोचना। येस, रवीश, यू हैव रेज़्ड योर हैंड, कैन यू, डू यू वांट टू से समथिंग? हाँ जी, मैं बस आपकी, जैसे हम ज़ोया का वेट कर रहे हैं, मैं आपकी बात पे कुछ ऐड करना प्लीज़, चाह रहा था कि प्लीज़। जैसे मैं अपने एमबीए के एक्सपीरियंस है कि जब हम एमबीए करने यहाँ पे आते हैं, बल्कि इंडिया में भी जहाँ भी एमबीए जब आप करते हैं, तो पहले महीने में हमें सिर्फ सेल्फ इंट्रोडक्शन, मतलब जो ये इसको सेल्फ इंट्रोडक्शन बोले या एक और टर्म इसमें बोला जाता है एलिवेटर पिच, कि लिफ्ट में कोई मिल जाए, आप लिफ्ट में ऊपर जा रहे हैं, आपके पास 60 सेकंड है, 90 सेकंड है, और आपको बस बताना है कि आप कौन है। ऐसे इसको ये एक और टर्म यूज किया जाता है। तो पहला महीना लगातार हमें ये, मतलब स्कूल की तरफ से प्रैक्टिस कराई जाती है, वहाँ जो कोचेस होते हैं उनके साथ हम प्रैक्टिस करते हैं, जो बहुत सिंपल सा सवाल है कि अपने बारे में कुछ बताइए, और उसपे 1 महीना लगाया जाता है बड़े से बड़े एमबीए स्कूल्स में भी, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है। और सिर्फ इंटरव्यू की बात नहीं है, आप किसी कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, आप कॉन्फ्रेंस या किसी पार्टी में भी जाते हैं और आप किसी लोगों से मिलते हैं और वो किसी कोई आपके बारे में जानना चाहता है, तो आपके दिमाग में हो कि क्या सबसे इम्पोर्टेंट चीज बतानी है। तो काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए मैं भी एक्साइटेड हूँ काफी सुनने को जोया के व्यूज के बारे में। जोया के साथ कुछ टेक्निकल इश्यू चल रहा है शायद। कनेक्ट हुई थी, फिर अभी भी डिस्कनेक्टेड है। तो हम क्या इस बातचीत को जारी रख सकते हैं? रविश, आपके साथ मैं शुरू कर सकते हैं? कंटिन्यू कर लेते जब तक हाँ, कर जोया लेते ज्वाइन हैं। कर रही है, तब थोड़ा-सा, तक हाँ, कर जब तक लेते वो हैं। जॉइन करती है। हाँ, अ, सॉरी, मैं वीडियो पे आज Ma'am, अभी in the नहीं कर meanwhile, पाया I'll क्योंकि try to connect with her and resolve the issue if I हाँ, can. हाँ, तो वो हाँ कोई, जी, वो वीडियो की कोई बात नहीं। क्योंकि हाँ, उन्होंने 2-3 बार जॉइन किया, फिर बीच में डिस्कनेक्ट होता है। हाँ, आई थिंक वो नेटवर्क इश्यूज आ पहले रहे हैं। पहला जो सवाल एक बार ज़हन में आता है कि कौन-कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ, जैसे आपने बताया कि एमबीए का, जैसे मैंने बताया कि आईएएस का इंटरव्यू, या और ऐसी-ऐसी हम्म। कौन-कौन सी ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं जहाँ पर आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन करने का ज़रूरत पड़ सकती है, जहाँ आप सेल्फ इंट्रोडक्शन करते हैं या आपको तैयार रहना चाहिए। ऐसी कौन-कौन सी हमारी लाइफ में सिचुएशंस हो सकती हैं? हाँ, आई थिंक एक तो जो जैसे हमने बोला है कि इंटरव्यू वगैरह तो बहुत बेसिक सी जगह है जहाँ पे पहला सवाल ये हमेशा होगा ही, और उसका इम्प्लीकेशन ये होता है क्योंकि पहला सवाल ये होगा कि आपने क्या किया है, तो अगला सवाल उसी से निकलेगा, हमेशा निकलेगा। जो कोई अच्छा इंटरव्यूअर होगा वो इंटरव्यू की क्वेश्चन की लिस्ट नहीं लेके आता है,
वो आपके सवाल से सवाल निकाल आपके जवाब से सवाल निकालता है, तो आप पूरी तरह डिटरमिन करते हैं कि आगे कहाँ जाएगा। तो वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं, आप मतलब कम इंडस्ट्री की कॉन्फ्रेंस होगी, आप जिस भी इंडस्ट्री में हैं, वो अलग अलग उसमें हो सकते हैं। मैं कंज्यूमर गुड्स में काम करता था, एफएमसीजी में, उसकी कॉन्फ्रेंसेस होती थी। या आप मैन्युफैक्चरिंग की कॉन्फ्रेंस पे जाएंगे तो वहां पे इंट्रोडक्शन की बात होगी। और मैं बहुत वहां पे और इम्पोर्टेंट होगा कि किसी से अच्छा आपका इंप्रेशन बनेगा तो आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, अच्छी जॉब मिल सकती है। बट सिर्फ प्रोफेशनल सेटिंग्स में ही नहीं, मैं अपने खुद दोस्तों को जानता हूँ कि जो जब आप नई जगह पे जाएंगे, आप किसी नए कॉलेज में ही ज्वाइन किया, नया ऑफिस आपने ज्वाइन कर लिया है, और आप कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं जोया डिटरमिन्स आपका फर्स्ट इंप्रेशन। तो वो सब जोया फैक्टर्स होते ही है। Thank you, Ravish. Thank you for carrying it forward. So, Zoya, I'm so sorry. I don't know क्या doesn't हुआ matter, मतलब. the world is so small. So, UK, we were not able to connect. We got connected to US and we tried to continue with I it. know it was so embarrassing. हालांकि मैंने 10 मिनट पहले ज्वाइन कर लिया था so that I don't Yes, miss the I know intro and that. everything. So So, I'm so sorry. So thank you so, for the introduction. Thank you Ravish for taking it on my behalf when I was not able to connect. जी बताया. so the last thing, I welcome you all and welcome Zoya to this session. And as I had been telling in the introduction itself कि हम हमारे साथ पहले भी हम जोया के सेशंस ले चुके हैं। तो जो जी. सवाल हम बात करें तो रवीश ने बताया कि उनके एमबीए कोर्स में जब लिफ्ट में ऊपर जाते हैं वो कुछ वर्ड बता रहे थे कि 60 सेकंड में भी Elevator आप, pitch. हाँ, एलिवेटर Elevator पेज, तो pitch. उसमें आप अपनी बातचीत करके अपना परिचय देते हैं। और वो जब जी. पहला सवाल आ रहा था कि हम कहाँ कहाँ पर ऐसा मौका लगता है कि हमें अपना जी. परिचय देना है, तो ही हम्म. वाज टेलिंग अबाउट द इंटरव्यू एंड एवरीथिंग। सो अब जी. आपके साथ जो हम उसी को कंटिन्यूएशन में आगे सवाल जो पूछते हैं कि कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट हैं जो जी. इम्पोर्टेंट हैं सेल्फ इंट्रोडक्शन में, मतलब कंटेंट जी. के अलावा कौन कौन सी चीजें हमें ध्यान जी. में रखनी है। पहले तो मैं स्टार्ट करूंगी कि क्यों इम्पोर्टेंट है इंट्रोडक्शन, सेल्फ इंट्रोडक्शन. तो बहुत सारी रिसर्च हुई है जिसमें इन क्रक्स ये कहते हैं एक प्राइमेसी इफेक्ट होता है जिसका कहने का मतलब होता है कि किसी से जब हम पहली बार बात करते हैं तो शुरू के जो कुछ सेकंड्स होते हैं उसमें जो वो बात हमसे कहते हैं वो हमको ज्यादा याद रहती है बजाय इसके कि आप बाद में जो बातें उनसे करें. तो वो शुरू का जो वक्त होता है, आप जब पहली बार किसी से मिलते हैं और अपने बारे में या किसी के बारे में बात करते हैं, वो बात सामने वाले के इंसान के साथ रह जाती है. तो इट्स इम्पोर्टेंट दैट वे. दूसरी तरीके बात ये भी है कि बहुत सारे रिसर्च कहते हैं इन फर्स्ट 10 seconds व्हेन यू मीट समवन, the impression that they make of you, it kind of stays with them. So तो क्यों हम सेल्फ इंट्रोडक्शन को इतना हर जगह, हर कंपटीशन में, कोई अच्छे कॉलेज में, जॉब्स में क्यों इम्पोर्टेंट होता है और उसको हमें क्रैक करना क्यों इम्पोर्टेंट है, इन सब वजह से. क्योंकि ये हमें, इफ वी गेट दिस राइट, इट्स लाइक अ जॉब हाफ डन. क्योंकि आप जब कोई इंटरव्यू दे रहे हैं या किसी से पहली बार मिल रहे हैं, तो बहुत सारी रिसर्च जो इसको बैक करती है कि बहुत इंपॉर्टेंट है हम क्या कहें, कैसे बात करें. जहाँ तक बात है कि क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, सबसे पहली चीज तो है कि कंटेंट, कि आप क्या इंफॉर्मेशन उसमें दे रहे हैं, आपके उसमें क्या आपका क्या नाम है, आप क्या करते हैं, आप किस चीज के लिए पैशनेट हैं, आपकी हॉबीज क्या है. ये जो कंटेंट जो आप, जो वैरी करेगा आप किससे बात कर रहे हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में, किस जगह बात कर रहे हैं, ये कंटेंट एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है. पर कंटेंट सिर्फ एक चीज है, इसके अलावा आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है. आप कैसे खड़े हैं, आपके शोल्डर्स कि ड्रूपी हैं कि नहीं है, आप अपराइट हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज जो आप कह रहे हैं उसको कॉम्प्लीमेंट करनी चाहिए. कॉम्प्लीमेंट करने का मतलब है कि अगर कोई कह रहा है कि फॉर एग्जांपल उनका 10 years ऑफ एक्सपीरियंस इन से डिजिटल मार्केटिंग और समथिंग, पर वो जिस तरह से खड़े हैं उसे उससे आपको नहीं लग रहा है कि इट्स एज कन्विंसिंग, तो वो दोनों चीजें एक दूसरे को इन reinforce नहीं कर रही है. तो वॉट एवर कॉन्टेंट यू यूज इन योर इंट्रोडक्शन, योर बॉडी लैंग्वेज शुड reinforce it. उसके अलावा आपकी टोन कैसी है, मतलब आप जिस सेटिंग में हैं, आपके कितने करीब इंटरव्यूअर है, अगर आस अक्रॉस द टेबल बैठा है तो आप किस तरह से, आपकी वॉइस मॉड्यूलेट होगी. अगर आप ऑनलाइन है तो आप किस तरह से बात करेंगे, तो वॉइस मॉड्यूलेशन की इम्पोर्टेंट पार्ट है. और आई थिंक हाउ यू प्रेजेंट योरसेल्फ, हाउ यू ड्रेस अप टू द ओकेजन. आपका फॉर्मल इंटरव्यू है, आप किसी कैजुअल गैदरिंग में है,
जो कि प्रोफेशनल भी हो सकती है, लाइक ऑफिस की जो पार्टीज होती हैं। तो इन सब जगह आपको इंट्रोड्यूस अपने आप को करना पड़ सकता है, पर यू हैव टू ड्रेस अप टू द ओकेजन। So broadly, these are the few things which may or may not form directly a part of introduction, but they kind of play a very important role. ज़ोया, हम चाहेंगे कि आप ज़्यादा हिंदी पे मतलब अंग्रेजी में ना जी, करें, बेहतर जी, रहेगा। जी, आपने जो बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, उसका कुछ जी, एग्ज़ाम्पल दे के आप बता सकते हैं कि इंटरव्यू में आप कैसे, आप खड़े कैसे हैं? तो मतलब उसको थोड़ा और एलोबरेट अगर आप बताएँ थोड़ा जी। और। एक तो पॉजिटिव होनी चाहिए, मतलब ऑफ कोर्स हर कोई नर्वस होगा। तो आई थिंक मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज ऐसे देखे हैं जिसमें आप कह सकते हैं अ बिट नर्वस। तो हुँ, ऐसा नहीं है कि अगर आप नर्वस हैं तो उसको कवर करने के लिए यू स्टार्ट डूइंग सेवरल थिंग। बहुत सी चीजें आप करने लगते हैं, जैसे हाथ को ऐसे मिला के ऐसे करना, या फिर आगे पीछे हुँ, झुकना, या अपने बॉडी को मूव करना। ये सब चीजें लोग करते हैं जब वो नर्वस होते हैं। तो हुँ, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज जब हम कहते हैं तो मतलब एक स्माइल रहे आपके चेहरे पे। आप नेचुरल हैंड जेस्चर्स यूज यूज करिए। अगर आप हाथ, आपका बहुत से लोग मूव करते हैं जनरली, हर कोई आप देखिए, कोई पॉलिटिशियन है, कोई लीडर है, उनका हाथ थोड़ा मूव होता है जब वो कोई भी स्पीच देते हैं या किसी से बात करते हैं, पर वो नेचुरल रखिए उसको। ऐसा नहीं लगे आप उसको खुद को फोर्स कर रहे हैं। और अपराइट खड़े होइए, बहुत झुक के, या फिर बहुत, जैसे आप अगर चेयर पे हैं तो बहुत पीछे होके इस तरह से मत बैठिए। मतलब जैसा आपका किस जो अ, अ, उसका परिपेक्ष है, आपकी जिस जो भी इंट्रोडक्शन आप जहाँ दे रहे हैं, उसके हिसाब से आप अपने आप को प्रिपेयर करिए। आपकी बॉडी भी उसके लिए लगे कि आप इंथुजियास्टिक हैं। मतलब आप ये समझिए कि आपकी जो बॉडी है वो भी एक तरह का कम्युनिकेटर है, वो भी बहुत सी चीजें कह रहा है। तो आपको उसको ऐसे प्रेजेंट करना है कि जो सामने वाला है उसको लगे कि आप क्यूरियस हैं, आप एनर्जेटिक हैं, और आप सुन रहे हैं सामने वाले को, और आप उससे एंगेज हो रहे हैं। तो आई लैंग्वेज, आई कांटेक्ट जो होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हुँ, बहुत ज्यादा स्टिफ फेस मत रखिए, मतलब एक तरह का आपके चेहरे पे एक्सप्रेशन ना हो। बीच में मुस्कुराइए भी, उनसे एंगेज करिए, पॉज लीजिए। पॉज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉज मतलब बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स लेना, छोटे थोड़ी सेकंड्स के लिए रुकना। उससे उसके फायदे भी हैं। आप उससे अपने जो भी आपने पॉइंट्स बना के आप उस इंट्रोडक्शन या इंटरव्यू या जिस भी सर्कमस्टांसेस में हैं, आप वहां गए हैं, तो आप उस पॉज या उस छोटे से ब्रेक को आप यूज कर सकते हैं अपने जो आपके पॉइंट्स हैं उनको फोकस करने के लिए। तो आई थिंक ये थोड़ी छोटी छोटी टिप्स हैं बॉडी लैंग्वेज को ठीक रखने के लिए। और ज़ोया, मैं जो आपने आई कॉन्टैक्ट का भी ज़िक्र किया अभी बॉडी जी, लैंग्वेज में, तो जो जी, मुझे भी कभी बहुत बार पर्सनल ऐसा एक्सपीरियंस आता है जी, कि लोग देख के बात नहीं कर पाते। जी, जी, मतलब और वो जी, स्पेशली मतलब मैं अपनी बात करूँ, तो ऐसा एक्सपीरियंस ज़्यादा मुझे मेल्स के साथ आया, और नॉट कि जी, हम्म, बड़ी उम्र के हम्म, मेल्स, एक बहुत जवान लड़के भी, वो जी, भी आँख से आँख मतलब मिला के बात नहीं कर सकते, और बात करने वाला बड़ा मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अनकंफर्टेबल है कि सामने वाला देख नहीं रहा। जी, इस पर जी, आप थोड़ा इसको प्रकाश डालिए। ये आई जी। कॉन्टैक्ट का या इसका क्या साइंस है इसकी? आई कांटेक्ट बेसिकली आप कितना उस मोमेंट जिस वक्त हैं आप कितना प्रेजेंट हैं उसको दिखाता है। अगर आप किसी की तरफ आंख में आंख, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको किसी को स्टेयर करना है, हर वक्त उसको देखना है, पर जब आप कुछ कह रहे हैं या वो खासकर जब वो आपसे बात कर रहा है, तो इस चीज को बताने का, जैसे मैंने कहा, माई बॉडी एक कम्युनिकेशन का ही मीडियम है, तो उनको ये लगे कि आप उनकी बात सुन रहे हैं। आपको कोई और तरीका नहीं है ये बात बताने का। अगर आप उनकी आंख में देख के, अगर आप कहीं और देख के ऐसे ऐसे करें तो वो बहुत ही ऑड और ऑकवर्ड लगेगा। तो हुँ, आई थिंक आई कांटेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको जरूरी नहीं हर वक्त आप उनकी आंखों में देखें, पर जब कोई इंपॉर्टेंट बात वो कह रहे हो या आप कह रहे हो तो बहुत जरूरी है कि आप उनको, जो भी आपके सामने है, उनकी आंख में आई कांटेक्ट करें। ये एक ट्रस्ट भी बिल्ड करता है। मतलब साइकोलॉजिकली अगर हम बात करें कि अ, ये आप, जो भी आपके सामने है, अगर वो आपकी आंख में आंख डाल के कोई बात कहता है तो आप उसके ऊपर यकीन करना के लिए ज्यादा जल्दी यकीन कर लेंगे, आसानी से कर लेंगे, बजाय इसके कोई आंखें चुरा रहा हो तो आपके दिमाग में शक आएगा कि ऐसा क्यों है। उसके कई रीजंस हो सकते हैं, और आप किस जगह हैं
उससे वो कुछ भी अज्यूम कर सकता है कि आपके बारे में, कि आप क्या सच नहीं बोल रहे हैं, क्या आप इंटरेस्टेड नहीं है, जो भी अगर जॉब इंटरव्यू है या आप किसी नेटवर्किंग इवेंट में, तो आप बहुत सारी जगह छोड़ देते हैं सामने वाले को अपने हिसाब से अजम्पशंस बनाने के लिए, अपने अपने हिसाब से सोचने के लिए कि क्या वजह हो सकती है। लेकिन जब आप आंख में आंख डाल के किसी से जवाब देते हैं, तो एक ट्रस्ट, एक विश्वास बनता है आपके और सामने वाले के बीच में। मैं जो है सवाल पे थोड़ा-सा अलग उसको लेके जा रही हूँ। मुझे जी, लगता है कि कुछ लोग आँख में आँख डालकर देख नहीं पाते, मतलब जी, जी। आई उनके थिंक पास वो इसके लिए क्षमता मतलब लैक करते हैं वो कैपेसिटी या कैपेबिलिटी। इस पे आप बिल्कुल, बताइए कि उसको जी। कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है? आई थिंक ये हमारी जर्नी का पार्ट होता है। जब हम बिल्कुल नए होते हैं ना, तो क्योंकि हम इतने कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं और हमें ये फील करना है कि जो सामने वाला है, खासकर मैं, क्योंकि ये रोजगार सोसाइटी, सक्षम रोजगार सोसाइटी है, तो हम जॉब के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बोलें सबसे ज्यादा, तो हमें क्या लगता है सामने वाला जो है, इसके हाथ में काफी शक्ति है, ये डिसाइड कर सकता है कि हमें ये जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो हम ऑलरेडी एक ऐसी जगह पे अपने आप को देखते हैं कि सामने वाला क्या डिसाइड करेगा हमारे लिए, उस पे बहुत कुछ हमारा आधारित रहता है, उस पे बहुत कुछ निर्भर करता है। तो ये एक साइकोलॉजिकल हमारे दिमाग में ये चीज बनी होती है, उसकी वजह से हम थोड़ा सा इनकॉन्फिडेंट फील करते हैं, अपने आप को उतना नर्वस फील करते हैं। और ये बहुत ही ऑब्वियस है, ये ऐसा नहीं है कि अगर आप, कोई भी है जो अपने पहले की एक दो जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहा है और उसे लगता है कि वो आई कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो उसको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि अब तो मैं क्या कर पाऊँ, ये तो कुछ हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि ऑफ कोर्स हमें पता है इसके ना करने से क्या होता है। हुँ, इसका बस एक ही तरीका है कि आप खूब सारी प्रैक्टिस करिए। एक चीज आपने अक्सर सुनी होगी कि मिरर में देख के करिए, क्योंकि जब आप मिरर में देखेंगे तो आप आंखों में ही देखेंगे अपनी। हुँ। तो वो काइंड ऑफ रेप्लिकेट करेगा कि वो इंटरव्यू का समय, तो आपकी आदत हो जाएगी बहुत करीब से किसी की आंख में देख के बात करने के लिए। और प्रैक्टिस से, मतलब शुरू में हो सकता है आपको लगे कि थोड़ा एक्टिंग आप कर रहे हैं, पर जब आप उसको प्रैक्टिस करते जाएंगे तो वो इतना फ्लो में आ जाएगा कि आपको ये नहीं लगेगा कि आप कुछ आप बहुत प्रैक्टिस करके या रिहर्स करके आए हैं, वो कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो आई थिंक मिरर में प्रैक्टिस करना, आप अपने किसी फ्रेंड्स या आपके कोई फैमिली मेंबर हो जो आपको कुछ टाइम दे सके, उनको अक्रॉस द टेबल, क्योंकि वो उनसे आपका एक कंफर्ट लेवल है, आप उनको जानते हैं, उनको, उनसे आपको डर नहीं है, आप गलती कर सकते हैं। तो आप प्रैक्टिस में किसी को सामने बैठा लिए, अगर कोई नहीं है तो आप मिरर में देख के करिए। और बहुत सारे आई थिंक वीडियोस भी आप देख सकते हैं यूट्यूब में, कि इंटरव्यू के ही मॉक सेशंस बहुत सारे बनाते हैं, तो छोटी छोटी टिप्स होती हैं उसमें कि आप कैसे देखें, फिर आप क्या कर सकते हैं। तो इस तरह की चीजें अगर आप करेंगे, इस तरह रिहर्सल्स, तो थोड़ा समय लग सकता है, पर आप कर लेंगे। तो ज़ोया, हमने अभी तो प्रोफ़ेशनल सेल्फ इंट्रोडक्शन की बात करी, पर सेल्फ जी, इंट्रोडक्शन जैसे आप किसी मित्र के साथ भी करते हैं या आप कोई जी, आपकी प्रपोज़ल देते हैं जैसे गर्लफ्रेंड, क्योंकि हमारे बहुत से यंग हमारे हम्म, पार्टिसिपेंट्स हैं, या आपकी वुड जी, बी पत्नी या पति, जी, वो भी एक सिचुएशन रहती है जब आप सेल्फ इंट्रोडक्शन जी, देते हैं या आप सामने जी, वाले का सेल्फ इंट्रोडक्शन चाहते हैं, तो उसके बारे में आप थोड़ा-सा वो पर्सनल जी, जो एरिया है, उस पे कैसे जी। सेल्फ इंट्रोडक्शन होना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा-सा बताएँ? जी, अब पहले तो अगर कोई पोटेंशियल पार्टनर है, आपका प्रोस्पेक्टिव पार्टनर, मतलब किसी से आप पहली बार मिल रहे हैं, आपकी शादी के बारे में सोच रहे हैं या इस तरह के, तो वहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग सिनेरियो हो जाता है कि जिसमें आप अपना, जो आपने अचीवमेंट्स हैं या आपकी जो भी जॉब है, प्रोफेशनल चीज़ों के बारे में भी आप टेम्प्टेड होते हैं। आपको लगता है कि आप वो भी बताएँ, क्योंकि आप इम्प्रेस करना चाहते हैं, सामने वालों को बताना चाहते हैं कि आप भाई सेटल्ड हैं, आपकी जॉब है, आप ये अच्छे काम कर रहे हैं। लेकिन आप उसको जॉब इंटरव्यू भी नहीं बनाना चाहते हैं, क्योंकि फिर वो बोरिंग हो जाता है। तो इसका बैलेंस करना और समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप सिर्फ अपने प्रोफेशनल चीज़ों के बारे में ज़्यादा बताएँगे, तो सामने वाले को लगेगा ये तो मतलब अपनी अपनी ही मतलब कहते हैं अपनी ढप्पली पीटने वाली बात हो जाएगी। तो आई थिंक आप शुरू में 30-70 का आप रेशियो रख सकते हैं। 30% आप अपना बताएँ कि भाई मैं ये जॉब करता हूँ, यहाँ पे मैं हूँ। जॉब के बारे में थोड़ी लाइट चीज़ें बता सकते हैं कि आपने रिसेंटली कुछ अच्छा किया हो, उसको बहुत टेक्निकल लैंग्वेज मत यूज़ करें। और कोई चीज़ आप इंटरेस्टिंग अपने बारे में एंड करने के लिए बता सकते हैं कि भाई ये मेरी अभी हॉबी है, अभी जल्दी मैंने
फॉर एग्जांपल कुछ बेक करना सीखा है, या मैं अभी तबला बनाना सीख रहा बजाना सीख रहा हूँ, अभी मैं प्रोफेश मतलब कीप इट लाइट, लेकिन आपके कैरेक्टर के बारे में वो कुछ बता देगा सामने वाले को। अगर आपने बताया कि मैं ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीख रहा हूँ, तो सामने वाले को कई चीजें पता चल गई कि भाई आपका थोड़ा आर्टिस्टिक नेचर है, आप म्यूजिक में हैं और आपको सीख रहे हैं, मतलब आप एक लर्निंग कैपेसिटी भी है आपके अंदर। तो इस छोटी-छोटी चीज़ों से आप चीज़ें लाइट भी रहेंगी, सामने वाला एकदम, क्योंकि ये सब मीटिंग्स कभी-कभी नर्वस भी हो सकते हैं लोग, तो इससे थोड़ा वो उसे कहते हैं आइस ब्रेकर ब्रेकर जैसा भी काम करता है, कि वो जो एक कोल्ड चीज़ लगती है कोई कोई इस तरह के पर्सनल मीटिंग्स में, वो चीज़ भी ब्रेक होती है, और आप आगे की कन्वर्सेशंस के लिए भी कुछ चीज़ें कि आगे की क्या बातचीत हो उसके लिए भी एक दरवाज़ा खोलते हैं। ज़ोया, अगला सवाल ये है कि जब हम सेल्फ इंट्रोडक्शन की हमने बात करी, पर सामने से कौन-कौन से सवाल आ सकते हैं? क्या काउंटर क्वेश्चंस आ सकते हैं? और हमें उनका क्या जवाब देना चाहिए? एक मतलब प्रपोज्ड जी। तैयारी के जी, तौर जी, पर, जी। उसके बारे में आप जी, थोड़ा-सा बताएँ। जी, जी। प्रोफ़ेशनल सेंस में अगर हम बात करें तो यूजुअली इस तरह के को फ़ॉलो-अप, जो अगर आप ये बताएँगे कि मैं फॉर एग्ज़ाम्पल डिजिटल मार्केटिंग की फ़ील्ड में हूँ या लेक्चरर फ़ील्ड में हूँ, तो एक क्वेश्चन हो सकता है कि आप इस फ़ील्ड में क्यों हैं? आपने ये फ़ील्ड ही क्यों चुनी? तो उसको आप उसका जवाब में आप बता सकते हैं कि भाई आपकी पढ़ाई, ये पहला तो रीज़न ये हो सकता है कि आपकी हुँ, एजुकेशनल जो आपका बैकग्राउंड है इसी उसमें रहा है। आप ये भी कह सकते हैं कि आपके घर में जो लोग थे जो आपके ऊपर इन्फ्लुएंस करते थे, जो आपने अपने बहुत करीब से ऐसे एग्जांपल्स देखे हैं जो इस फील्ड में थे, तो जिससे आपको इंकरेजमेंट मिला इस फील्ड में आने का। तो एक ये क्वेश्चन हो सकता है, और इस तरह से आप डिफरेंट तरीके से इसको अप्रोच कर सकते हैं। एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है स्ट्रेंथ्स के ऊपर, कि भाई आप अगर जॉब के कॉन्टेक्स्ट में देखें कि आप अगर इस रोल में आए या हमारी कंपनी में आए, तो आप क्या स्ट्रेंथ या क्या ताकत लेके आएंगे? आप कैसे हमारी कंपनी या हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है आपके आने से बेहतर होगी? कैसे हम आपकी स्ट्रेंथ गेन कर सकते हैं? तो ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, और इसमें यूजुअली क्या होता है कि इन सारे क्वेश्चंस के लिए एक टेक्निक होती है, स्टार टेक्निक, जिसमें आप मैं इसका आपको भेज सकती हूँ एक पीडीएफ, जो आप बाद में शेयर कर सकते हैं। उसमें मतलब ऐसे तो हम लोग काफ़ी, कोई अगर एग्ज़ाम्पल देना हो तो काफ़ी इधर कई डायरेक्शन में चले जाते हैं। तो वो जो स्टार तकनीक है, वो आपके आंसर को फ़ोकस कर देती है, जिसमें आप सबसे पहले बताएँ सिचुएशन की क्या स्थिति थी, उसमें आपने क्या एक्शन लिया, उसके बाद आपने क्या टेक्निक लगाई, क्या एक्शन लिया, उसके बाद उसका रिजल्ट क्या हुआ। तो इस तरह की टेक्निक से आप अपनी स्ट्रेंथ के बारे में बताने के लिए, इंस्टेड ऑफ कि आप बताएं कि मैं ये हूँ, मैं बहुत स्मार्ट हूँ, आप कोई एक एग्जांपल लीजिए कि आई थिंक मैं बहुत अच्छा प्रॉब्लम सॉल्विंग में हूँ, या टीम प्लेयर मैं बहुत अच्छा हूँ। हुँ। जैसे कि ऐसा हुआ कि कुछ दिन पहले या पिछले महीने हमारे एक ये सिचुएशन थी मेरी कंपनी में, हम लोगों ने मिलके ऐसे ये प्रॉब्लम सॉल्व हुँ। करी। तो उससे आपका फौरन जो भी आप आंसर दे रहे हैं, आप उसको बैकअप कर रहे हैं, आप एक उसका अच्छा एग्जाम्पल देके उसको, कोई डाउट नहीं रहेगा उसके बाद इंटरव्यू के, अगर आपने एक अच्छे एग्जाम्पल से उसको एक्सप्लेन कर दिया। दैट दिस इज़ वंडरफुल, क्योंकि बहुत मैं तो कहीं जैसे रिज़्यूमे देखती हूँ, उसमें बहुत सारे स्ट्रेंथ लिखे होते हैं। तो मुझे लगता जी। है कि स्किप कर दो ये, कोई इसका मतलब नहीं बनता। सो इट्स ओनली इफ जी। यू कैन बैक इट अप, मतलब अब जब आप उसको जी। बैकअप कर सकते हैं, साथ में एक हम्म। उदाहरण दे सकते हैं, तभी स्ट्रेंथ लिखिए, नहीं तो बिल्कुल। स्ट्रेंथ जी। ना लिखें। बेहतर है जी, कि आप बिल्कुल। ना और लिखें। इसके लिए आप प्रिपेयर, मतलब ये चीज़ें हैं जो आप प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि हुँ, कोई भी आप इंटरव्यू में जो लोग भी जाते हैं, अगर कोई मुझसे पूछे कि कोई ऐसा एग्ज़ाम्पल बताइए, रिसेंटली आपने 6 महीने में कोई ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व की हो, तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं उस इंटरव्यू में जाऊँ और बिना प्रिपरेशन के मैं उस बात का एक कन्विंसिंग जवाब दे सकूँ। तो इन हुँ। सब क्वेश्चन्स को आप अगर आप आपको पहले ही सोचना होगा कि क्या सवाल बन सकते हैं अपने रिज्यूमे में, आपने जो भी इंफॉर्मेशन दी है आपके अपनी सीवी में, आप उसमें गेस करिए क्या क्वेश्चंस बनेंगे, और उस पे बेस पे आप आंसर प्रिपेयर रखिए। ऑफ कोर्स जब आप जवाब दें तो ऐसा मन ना लगे, ये प्रैक्टिस से आएगा कि आपने रिहर्स करे आंसर्स, आपने याद करके आए आंसर्स। पर इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप ऑलरेडी इमेजिन करें कि क्या क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और उनके जवाब के छोटे छोटे पॉइंट्स बना के रखें, उसको आप कई तरीके से उसको फिट कर सकते हैं। और ज़ोया, अगला सवाल वहीं से आता है कि क्या प्रिकॉशंस हमें रखनी चाहिए सेल्फ इंट्रोडक्शन में? मतलब कुछ हम जी। गलत ना बोल दें, और क्या-क्या जी। जी। सावधानी, मतलब सावधानी बरतनी चाहिए ताकि दुर्घटना ना हो?
जी, मतलब एक तो गलत। एक और बिल्कुल सही कह रही हैं आप। एक और क्वेश्चन जैसे स्ट्रेंथ का क्वेश्चन तो कॉमन है, एक और क्वेश्चन होता है आप अपनी वीकनेस के ऊपर एक हाँ, क्वेश्चन वीकनेस है। सेट हो जाता है। वो काफ़ी ट्रिकी होता है और वो एक्चुअली क्या होता है कि आप अपनी कमी बता रहे हैं पर आपको लगता है कि हम तो यहाँ पे जॉब ढूँढने आए हैं, हम तो उनको बता रहे हैं हमसे अच्छा तो कोई है नहीं, हमको ये हुँ, जॉब दे दें और हमें अपनी वीकनेस बता दें। तो उसके लिए लेकिन ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि बहुत ज्यादातर एग्जाम्स में, इंटरव्यूज में, इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो इसका तरीका ये होता है कि आप ऑनेस्ट रहिए पर हमेशा अपनी दिखाइए कि आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, आप इस पे काम कर रहे हैं। तो बताएं कि मैं फॉर एग्जांपल आप ये कह सकते हैं कि मुझे पब्लिक स्पीकिंग थोड़ा सा मुझे इतना कंफर्टेबल नहीं हूँ, लेकिन मैंने अपने पास की लाइब्रेरी में थोड़ा काम शुरू किया है जिससे मैं इसको एड्रेस कर सकूं, या अपने पड़ोस के बच्चों को मैं धीरे धीरे पढ़ाता हूँ या पढ़ाती हूँ सो दैट कि मेरा ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। तो आप ये बताएं कि मैं आइडेंटिफाई भी कर रहा हूँ अपनी कमी और मैं उसको सही करने के लिए काम भी कर रहा हूँ। तो आपका एक पॉजिटिव माइंडसेट दिखाता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो आपको पकड़ना चाह रहे हैं कि आपकी कमी, लेकिन वो देखना चाह रहे हैं कि आप अपनी कमियों के बाद भी आप उस क्या अप्रोच है आपकी, आप उसको कैसे ट्रीट कर रहे हैं। तो एक चीज ये मैं मेंशन करना चाहती थी, और दूसरा क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। पहली चीज तो बहुत एग्जैजरेट मत करिए, जो चीज आपने ऑनेस्ट रहिए। बेसिकली हर कोई, हमारी पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, अगर आप ये सोचिए कि अगर आप किसी को हायर कर रहे होते तो आप, हर कोई ऑनेस्ट लोगों के साथ काम करना चाहता है। अगर आपने कोई कंपनी या कोई टीम बनाई है, आप चाहेंगे ऐसे लोग हों आपके साथ जो काम के लिए ऑनेस्ट हों, मतलब सच्चे हों, डेडिकेटेड हो। तो उसके लिए आप कोई भी चीज ऐसी मत कहिए, क्लेम ऐसा मत करिए जो आपने नहीं किया हो। जैसे अगर आप किसी टीम में कोई काम, कोई प्रोजेक्ट था जिसका आप हिस्सा थे, तो आप ये बताइए कि मैं उसका हिस्सा था, ये ना कि ये कह के कि मैंने उसको लीड किया था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीजें आ जाएंगी आपके एक्सपीरियंस में। आगे किसी क्रॉस क्वेश्चन में आप ये बात कह सकते हैं, क्योंकि एक एक कोटेशन होती है कि अगर आप झूठ, जो सच बोलता है उसको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं होती है। तो इफ अगर आप झूठ बोलेंगे तभी आपको याद करना पड़ेगा, मैंने ये कहा था, नहीं नहीं मैंने ये कहा था। तो इसलिए उसको आप ओवर एग्जैजरेट मत करिए, झूठ मत बोलिए। और अगर कोई चीज गलती से आप ऐसा बोल भी दें कि मेरा, फॉर एग्जांपल अगर मेरा 6 महीने का एक्सपीरियंस है, मैंने कह दिया 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो जैसे आपको लगे तो बोले सॉरी मैंने गलती से वो कह दिया, मेरा 6 मंथ्स या 8 मंथ्स का एक्सपीरियंस है, क्लोज टू 1 ईयर, इस तरह से आप उसको क्लेरिफाई कर सकते हैं। और कोई सेंसिटिव डिटेल्स मत इंक्लूड करिए, कोई भी प्रिकॉशंस में, मतलब कोई पॉलिटिकल व्यू ऐसे मत दीजिए जो किसी को ऑफेंड कर सकते हो। कि आजकल का टाइम ऐसा है कि छोटी छोटी बात पे मतलब काफी सेंसिटिव टाइम में हम लोग रह रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि आप क्या कह रहे हैं, आपकी राजनीतिक सोच क्या है, आपकी पॉलिटिकल सोच क्या है, इससे बहुत बहुत चीजों पे फर्क पड़ता है। तो एक मेरे हिसाब से न्यूट्रलिटी का अप्रोच दिखाना चाहिए। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है, जरूरी नहीं हमेशा है, पर जनरली हमें अवेयर रहना चाहिए कि हम कुछ ऐसा ना बोलें जो कंट्रोवर्शियल हो। और जो है आपकी बात में आया कि कुछ हम गलत हमने बता दिया, मतलब जी, जैसे कि आपने बताया कि जी। मैंने टाइम हुँ, पीरियड इतना था, फिर उसको जी, करेक्ट। जी। उसी से जुड़े हुए सवाल हैं कि एक तो मतलब क्या ये कह देना कि क्या इस तरह से जाना चाहिए कि मेरी इंटेंशन नहीं थी इस तरह का गलत बताने की, या गलती मान अ, लेना, हाँ, या मेरे हिसाब से तो, क्योंकि अ, जितनी बाद में आप उसको कहीं जितना कवर अप करेंगे मेरे हिसाब से उतना वो कॉम्प्लिकेट होता जाता है। तो कि आप पहला कवर अप पे भी थोड़ा प्रकाश डालें कि आप कवर अप से क्या जी। मतलब है? कवर अप का मतलब है कि आपने एक तो पहले किसी ने गलत इंफॉर्मेशन दी, उसके बाद वो क्यों दी, या वो कोई क्रॉस क्वेश्चन में सामने आ गया, तो आप उसको छुपाने के लिए या वो बात बनाने के लिए कुछ ऐसी बातें बोले जो फर्दर आपको और भी ज्यादा मुश्किल में डाल सके। कुछ आपको चीजें ऐसी कहनी पड़े जो वो भी उसका जस्टिफिकेशन भी झूठा है। तो इससे बेहतर है कि आपको जब लगे कि आपने कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन दे दी है जो कोई ट्रेनिंग के बारे में या कुछ, तो आप उसको माने कि आई थिंक वो एक एरर था। कोई भी अगर आपके सामने इंटरव्यू होगा तो वो इसको अप्रिशिएट करेगा कि आपको मतलब आपके पास इतनी मॉरल क्लैरिटी थी, इतना आपके जो हाउ डू आई से कि जो आपके
मतलब आप इतने ऑनेस्ट या सच्चे थे कि आपने उसको एक्सेप्ट किया, तो बहुत डिफेंसिव, क्योंकि उससे फिर क्या होता है, एक के बाद डोमिनो इफेक्ट कहते हैं कि आपने एक गलती की, फिर आप नर्वस हो गए, फिर आप दूसरा गलती करेंगे, फिर या तो आप नर्वस हो जाएंगे, जो बात आप कहना चाह रहे थे वो भी नहीं कहेंगे। तो इससे बेहतर है कि आप उसको वहीं पे क्लियर कर दें, और ये कहना बाद में कि मेरा मतलब नहीं था, अब ये एग्जाम वो जो सामने आपके बंदा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको एज एन एक्सक्यूज ले कि ना ले, पर क्योंकि इतना ट्रस्ट एस्टेब्लिश नहीं होता है, तो बहुत सारे चांसेस हैं कि वो उसको निगेटिवली ले सकते हैं। तो इसलिए जितनी जल्दी हो आप उसको क्लेरिफाई कर दें, उतना बेहतर है। मतलब क्लेरिफाई कर देने से मतलब क्या ये है कि मैं मान लूँ मैंने झूठ बोला था? मतलब क्या ऐसा? पहले तो बोले ही नहीं, कोई हाँ, बस अपने वही आप को बात है। ओवर सेल ना बोला करे। गया बोला हाँ, गया। हाँ, लेकिन तो फिर आपने कह दिया तो कहते मैंने मिस स्पीक कर दिया, मतलब मैंने वो टिप मतलब ऑफ नंबर्स टंग। में हाँ, स्लिप ऑफ टंग हो गया, या टाइप अगर आपकी सीवी वो में गलती कुछ से था बोल तो दिया, कहे जी वो गलती है, पर मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, पर वो खुद कहे, ऐसा नहीं कि वो पकड़ ले फिर आप पकड़ा कहें, तो नहीं। फिर तो, पहले अगर आपको लगे कि ये चीज गलती से कुछ निकल गया मुंह से, या जो चीज आप नहीं कहना चाहते थे आपको लगता है आगे जाके, तो आप खुद ही क्लेरिफाई कर लें मतलब एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल उसको आप एज अर्ली पॉसिबल। जी। हाँ जी। जय। और एक जो है बड़ी एक हम हिंदुस्तान में एक बड़ा चैलेंज है मेरे को लगता है कि हम सब जी अंग्रेजी बोलना चाहते हैं और सेल्फ जी इंट्रोडक्शन भी आई एम माय नेम इज सो एंड सो आई एम जी फ्रॉम जी दिस जी जी प्लेस और जी। वो उसके बोलने में ऐसा लग रहा होता है कि शायद अंग्रेजी पे ज्यादा ध्यान देना पड़ रहा है या भाषा पे ज्यादा ध्यान कंटेंट। देना पड़ रहा जी है और जी जो मुख्य मुद्दा था जो आपका अपने आत्म परिचय का जो मुद्दा था वो कहीं जी। बैक सीट ले रहा है वो सामने नहीं आ पा रहा है नहीं आ पा रहा तो है। जी आप उस बताइए कि कैसी भाषा जी। उपयुक्त है अपना आत्म परिचय देने के लिए देखिए मतलब सौभाग्य से या दुर्भाग्य से हम लोग ऐसे दुनिया में रह रहे हैं जहाँ पे इंग्लिश को ही ग्लोबल लैंग्वेज, मतलब एक लैंग्वेज जो दुनिया में ज्यादातर लोगों को समझ में आती है वो इंग्लिश है। तो एक उसका एडवांटेज तो है, अगर आप फ्लुएंटली इंग्लिश में अपने सही से अपने आप को कन्वे कर सकते हैं तो वो एक आपका पॉजिटिव इम्प्रेशन बनेगा। इसको इसमें दो राय नहीं है। लेकिन अगर आपकी वो फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि पर इसके इसमें दो चीजें समझने की है। पहले एक चीज कि आप कहाँ पे हैं, उसका जो किस जगह आप बात कर रहे हैं। अगर एक स्ट्रिक्टली ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे फॉर एग्जांपल जैसे मैं कहूँ कोई कॉल सेंटर का इंटरव्यू है, जहाँ पे उनकी रिक्वायरमेंट ही है कि आपको जो लोगों से बात करनी है इंग्लिश में करनी है, तो वहां पे आपको कोशिश करके वही करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो उनके लिए फर्स्ट चीज ही है जिसके लिए वो आपसे मिल रहे हैं, आपको स्क्रीन कर रहे हैं। पर बहुत सी जगह वो एकदम पहली चीज नहीं होती जो वो देख रहे हैं। इन दैट केस आप मिक्स ऑफ इंग्लिश, मिक्स ऑफ आपकी जो भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो, यूजुअली हिंदी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो आप उसका मिक्स ऑफ लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, और कोशिश कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं इन सब चीज़ों की, जिससे वो नेचुरल लगे। वो आप ट्रांजिशन, तो मेरा नाम ज़ोया है, आई आई लिव इन इंग्लैंड, मैं एक डिजिटल में काम करती हूँ, तो ये एक नेचुरल फ्लो है कि आप दोनों लैंग्वेज का भी यूज़ कर रहे हैं, और एक कंटिन्यूटी बनी रहे, और आपको ये भी नहीं लगे कि आप कोई चीज़ फोर्स कर रहे हैं। तो आई थिंक किस किस जगह आप हैं उस पर डिपेंड करेगा। पर अगर आपको लगता है कि आपको लैंग्वेज के हिसाब से स्क्रीन नहीं किया जा रहा है, उस वो आपकी जॉब की मेन रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप इतना बता दें कि आपकी कॉम्पिटेंसी है, आपको इंग्लिश आती है, आप समझ सकते हैं, और उस हिसाब से आप जवाब पे थोड़ा बहुत अपनी कंफर्टेबल लैंग्वेज हिंदी का भी यूज कर सकते हैं। पर जहां तक इंग्लिश इज, अगर आप रहेगी तो वो एक एडवांटेज की तरह काम करेगा आपके लिए। और जोया अगला सवाल ये है कि जैसे आपने बताया कि आप इंटरव्यू में या सेल्फ इंट्रोडक्शन के टाइम पे आप हाथों को ऐसा कर रहे हैं हम्म। वो शो करता है कि आप कॉन्शियस हैं तो और जी ऐसे कैसे चीजें हैं जिनको आप बोलते हैं कि जिससे वो इनहिबिशंस हैं या जैसे जी सामने ना देखना हाथों को ऐसा करना जी या और ऐसा जी। कुछ क्या क्या होता है जिससे हम्म, ये रिफ्लेक्ट होता है कि आप आप डरे हुए हैं या आप घबरा रहे हैं ये कौन सी ऐसे जी पैरामीटर्स हैं या कौन से ऐसे ऐसी बिंदु हैं बहुत बार जी बहुत बार बहुत से लोग कुछ कुछ फ्रेज होते हैं जो बार बार यूज करते रहते हैं, जैसे आई अच्छा मीन जी, इस ओके तरह से। जैसे कुछ लोग बहुत कभी ऐसा हिंदी में बात करते हैं, तो ये कहते हैं मतलब कि ये, मतलब कि ये, तो इसका मतलब आप
आपके जो वर्ड्स हैं और जो आपके ब्रेन है वो एकदम, मतलब जो आप थॉट्स बना रहे हैं वो दोनों चीजें एकदम कंजॉइंट नहीं है, एक रिदम में नहीं चल रहा है। तो हम्म। इस तरह की चीजें कभी कभी कन्वे करती हैं कि आप, और ये ऐसा नहीं है कि बहुत से लोगों के साथ होता है। और प्रैक्टिस, जैसे मैंने पहले कहा, इज द की। आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आप उन चीजों को पॉइंट कर सकते हैं कि भाई एक बार आपने प्रैक्टिस करी, आपको पता है ये रेड फ्लैग्स हैं, ये चीजें हमें नहीं करनी है। आप एक काउंट बनाइए कि मैंने इस बार एग्जाम्पल में मैंने 5 बार फॉर एग्जाम्पल कोई एक चीज को रिपीट करा या हाथ इतनी बार चला है। फिर दूसरी बार कोशिश करिए, जब आप फिर से प्रैक्टिस करें तो नंबर कम हो, 3 हो, 2। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप उसको, अपनी जो आदत है या जो हमारा नेचुरल बॉडी का जो रिएक्शन होता है जब हम स्ट्रेस होते हैं, नर्वस होते हैं, तो उसको ओवरकम कर सकते हैं। और जोया, जो अगला सवाल है, और हम अब ऑलमोस्ट हमारा ये क्वेश्चन आंसर सेशन हम्म, खत्म होने वाला है। इसके बाद जी पूरे हाउस को मैं ये याद कराना चाहती हूँ कि आप सब जो पार्टिसिपेंट हैं अपने पर्सनल क्वेश्चन पूछें। मतलब जी। जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस नहीं, आपको लगता है कि आपके अपने व्यक्तिगत तौर पर अपनी इंट्रोडक्शन देने में कहाँ दिक्कत आती है, उससे जुड़े हुए सवाल पूछें, और अभी से सवालों को लिखना शुरू कर दें। और आप बोल के सवाल पूछें, तभी सवालों का सही मायना है, और अपनी सेल्फ इंट्रोडक्शन का आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। हम्म। तो कृपया करके अपने क्वेश्चंस लिखिए और क्वेश्चन के साथ तैयार रहिए। वो कौन सा पॉइंट है जिस पे हम सेल्फ इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं? मतलब हमें क्या इंश्योर करना चाहिए कि मैं अब बोलना शुरू करूं? पहले तो सबसे चीज कि आपको सामने वाले का अटेंशन है। एक चीज होती है क्यू, जिससे क्यू मतलब होता है कि जैसे आज का हमने जैसे बात शुरू करी, तो जब मुझे उन्होंने बताना शुरू किया, आई थिंक अभिषेक ने, कि जोया हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और वो यहाँ रहती हैं, तो ये एक तरह का मेरे लिए इंडिकेशन था कि अब मतलब मुझे रेडी होना है बात करने के लिए। तो इसी तरह से आप जहाँ कहीं भी होंगे, जब कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होगी, तो जैसे अगर आप इंटरव्यू में, तो वो आपका पेपर देख के ओके। जोया, तो आपको पता है कि अब वो मेरे बारे में जाना है। तो इस तरह का आपको ऑब्जर्व करना होगा कि, और जब कभी कभी होता है कि वो कहेंगे नहीं, लेकिन आपको बॉडी लैंग्वेज से लगेगा कि आप, वो आपसे बात, कोई आपकी तरफ मुखातिब है, आपकी तरफ देख रहा है, तो आप वहां पे स्टार्ट कर सकते हैं। और सिमिलरली द लास्ट क्वेश्चन, जी कब इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाती है, या कब हमें लगे कि हाँ अब तो हो गया? वो क्या जी। मतलब, इसके वो दो क्या तीन सिचुएशन होती? चीजें। जी, 2-3 चीजें। पहले एक चीज कि भाई आपने कन्वे कर दिया, आपने कह दिया जो चीजें आपको कहनी थी। 2-3 चीजें कि भाई आपका क्या नाम है, आप क्या रोल है, या आपके क्या एकेडमिक या पढ़ाई लिखाई की या प्रोफेशनल, जैसे आपके जो आप काम करते हैं उसके बारे में जो मोटी मोटी बातें थी वो आपने बता दी हैं। और आप जहाँ कहीं भी हैं उसका क्या पर्पस है, आपने ये बातें शेयर कर दी हैं, आपको लगता है। और सामने वाला है, आपको लग रहा है कि वो सुन रहा है, आपको इंगेज हो रहा है, नॉट कर रहा है। तो ये 2 चीजें क्लिक हो जाएं, और आपको लग रहा है कि आपने इतनी इन्फॉर्मेशन दे दी है कि सामने वाला फॉलो अप क्वेश्चन, मतलब क्रॉस क्वेश्चन कर सकता है। कि अगर जैसे प्रोफेशनल उसमें आपने बता दिया कि मैं इस कंपनी के साथ सेल्स प्रोफाइल पे 10 साल से काम कर रहा हूँ, तो और मैंने रिसेंटली ये प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, इसका मतलब इतनी इन्फॉर्मेशन है सामने वाले के पास कि वो आपसे आगे के क्वेश्चंस या आगे का बातचीत शुरू कर सके। तो यहाँ पे आप रुक सकते हैं। और पर्सनल सेटिंग में आप थोड़ा बहुत बता के कि आपका क्या नाम है, आपकी क्या, आप वहाँ पे क्यों हैं, आपकी हॉबी क्या है, और फिर कह के ये मेरे बारे में थोड़ी जानकारी थी, आप प्लीज मुझे बताएं कि आप अपने बारे में बताएं। इस तरह से आप सामने वाले को एंगेज करके, क्योंकि पर्सनल ये कॉन्वर्सेशन है, लाइट है, इनफॉर्मल है, तो आप उनसे इस तरह से सामने वाले को एंगेज करके अपना इंट्रोडक्शन खत्म कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे तरीके से और बहुत थैंक यू। बहुत ही समझ आने वाली भाषा में, और बहुत बहुत इम्प्रेस बॉडी लैंग्वेज में आपने जो ये सारा सेशन लिया। सो थैंक अभिषेक, यू। ओवर टू यू फॉर द ओपन हाउस। Thank you, ma'am. And thank you, ma'am, for answering each and every question with such a very like experience and examples. एंड नाउ सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने कैमरास को ओपन कर लीजिए ताकि मैं एक ग्रुप फोटो रिकॉर्ड पर्पस के लिए ले सकूं साथ में। प्लीज बी क्विक।
एंड नाउ द फ्लोर इज ओपन। आप सभी, आपके मन में, जहन में जो भी सवाल आए हो इस सेशन को आप पूछ सकते हैं, प्लीज। जोया जी नमस्कार। मैं संजय बोल रहा हूँ इंडिया से, दिल्ली से। नमस्कार संजय जी। मेरा छोटा सा क्वेश्चन ये है कि जितने जी भी इस वक्त मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, जरूरी जी नहीं है कि ये सब जॉब्स करें। अपने जी कुछ स्टार्टअप भी शुरू कर सकते हैं। तो स्टार्टअप शुरू करने के लिए इनको कंपनीज के पास जाना पड़ता है, अपना जी इंट्रोडक्शन देने के लिए कंपनी के पास कि हम ये काम शुरू जी करने जा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो उसमें जी सेल्फ इंट्रोडक्शन और कंपनी का प्रोफाइल कितना हम्म। कितना होना चाहिए और कैसे होना चाहिए, प्लीज बताएं। आ, क्योंकि जैसे आपने बोला कि वो स्टार्टअप होगा, तो स्टार्टअप का यूजुअली क्या होता है कि वो अपने बहुत अर्ली जर्नी में होते हैं, शुरू ही किया होता है। पर अगर आप इसमें दो चीजें आती हैं। पहले चीज, आप आइडिया जो आपका कोई नई चीज अगर आप बना रहे हैं या कोई एक ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो आप उसको इंक्लूड कर सकते हैं। और आपके कोई रीसेंट जो भी आपके अचीवमेंट्स हो या आपकी उपलब्धि हो, आपने कोई चीज, एक आध आपने कोई काम शुरू किया है, तो उसके बारे में बता रहे। क्योंकि हमारा पर्पस क्या है कि सामने वाले को कन्विंस करना, हमारे प्रोजेक्ट के लिए आपको फंडिंग चाहिए या आपको उनके साथ पार्टनरशिप करनी है, तो उनको आपको हायर नहीं कर रहे हैं। आप अगर बहुत अच्छे टीम प्लेयर हैं, एक अच्छी एक क्वालिटी हो सकती है, पर अभी आपको ये सोचना है कि हम अगर उनकी जगह होते तो वो हम में क्या देख रहे होते, या वो हम मुझ में किस चीजों पे टेस्ट कर रहे होंगे। तो इसमें आपको अपने बारे में बताना है, आपको ये अपने इंट्रोडक्शन में बताना है कि कैसे मेरा जो पहले मैंने अपनी लाइफ में जो किया है, मेरा जो भी एक्सपीरियंस है, पढ़ाई है, वो कैसे इस स्टार्टअप में हेल्पफुल है। तो उसको लिंक करिए कि भाई अगर आपका कोई मेडिकल से रिलेटेड स्टार्टअप है, तो अगर आपकी डिग्री उसी फील्ड में है तो आप बता सकते हैं, या आपने कोई इंटर्नशिप उस फील्ड में करी है या कुछ पहले, तो आप उसको कनेक्ट करिए। पर आप उसको फोकस करेंगे अपना जो स्टार्टअप, जो आइडिया आप वहां लेके आए हैं, उसको मेरे हिसाब से 60% आप, क्योंकि अभी तो आप ही उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो आप अपने आप को भी इम्पोर्टेंस देंगे, पर आप उस आइडिया पे फोकस ज्यादा करेंगे कि कैसे वो एक कोई भी ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, या कुछ नया है, कुछ चीजों को बदल देगा किस हिसाब से। तो ये चीजों को आप ज्यादा स्ट्रेस करेंगे, और आपको एक, जैसे एड्स हम देखते हैं ना कि भाई ये एक चीज है जो आपकी जिंदगी बदल सकती है, उसी तरह से आपको अपने स्टार्टअप के लिए भी केस बनाना होगा। जी थैंक यू थैंक यू। मेरा छोटा सा दूसरा सवाल एक और है। जी जी जैसे कि मान लीजिएगा, मैं उसको एग्जांपल देता हूँ कि जैसे कि पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, एसपी होते हैं, उनकी ट्रांसफर होती है एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन के पास, जी एक थाने से दूसरे थाने में, या किसी बॉस का कहीं से ट्रांसफर होता है या कहीं नया ज्वाइन करता है। तो बॉस अपने वहां जब ज्वाइन करता है तो अपने सबॉर्डिनेट्स को अपना इंट्रोडक्शन देता है। तो उसका जी इंट्रोडक्शन कितना कैसे रेलिवेंट होना चाहिए, थोड़ा सा वो बताएं प्लीज। अम, तो आपने थोड़ा ट्रिकी बता पूछ लिया कि मतलब अगर कोई पुलिस में है और कहीं आया है, तो बेसिकली आप, मुझे लगता है कि आप उसको ये सोचना होगा कि जो हमारे साथ, जिनके साथ उन्हें काम करना है, उन वो क्या सुनना चाहेंगे, मतलब क्या रेलेवेंट है उनके लिए। तो वो ये बता सकते हैं कि भाई वो कितने साल से उस इस जॉब में है, पिछले पहले वो किस जगह पोस्टेड थे, वहां पे जहां पे भी वो पोस्टेड थे वहां पे उनकी क्या उपलब्धियां रही, क्या उन्होंने केस सॉल्व करा। और इनफैक्ट, क्योंकि ऐसे जब कोई क्योंकि मेरा भी बैकग्राउंड, मेरी फैमिली वगैरह सब पुलिस में रहे, तो इसमें क्या होता है जब कोई नया ऑफिसर आता है तो एक थोड़ा सा डर होता है, एक मतलब एक डर नहीं कहेंगे, लगता है कि वो कैसे मिजाज का होगा, कोई भी नया नया ऑफिसर आया है। तो ये भी शेयर कर सकते हैं, एक एक बॉन्ड बनाने के लिए, एक एक वो रिश्ता बनाने के लिए, कि भाई पिछले जगह जहां मैं था, वहाँ कोई कोई चीज जो आप नहीं क्रैक कर पाए, ये दिखाने के लिए कि भाई मैं भी वर्क इन प्रोग्रेस हूँ। सबकी तरह हर चीज 100 on 100 नहीं रहती है जैसे सबके। तो ये तरीका हो सकता है कि आप बताएं कि कोई एक कोई मुश्किल केस पिछले लाइफ एक्सपीरियंस में, पिछला जो भी आपका अपॉर्चुनिटी थी, या थाने में थे या ऑफिस में थे या डिपार्टमेंट में थे, क्या एक चैलेंज आपको लगा, और आप कैसे उसको आपने उसको फेस किया, और यहाँ पे नए, जो आप जिस जगह पे, नई जगह पे हैं, वहां से आपकी क्या होप्स हैं, आप क्या बदलना चाहेंगे, आप क्या सीखना चाहेंगे। आप इस तरह की बातें कर सकते हैं जिसमें उनको भी इंगेज करके कि भाई आप उनके एक्सपीरियंस से कि आप मुझे बताएं यहाँ की एक चीज जो मुझे जाननी चाहिए। तो जिससे एक
बॉन्ड भी बनेगा, एक रिलेशनशिप स्ट्राइक होगा, और ये भी फील करेंगे लोग कि ये जो भी इंसान है वो सुनना चाहता है, इट्स अ गुड लिसनर। ऐसा नहीं है वो सिर्फ ये बताना चाहता है कि मुझे सब चीजों का ज्ञान है। तो यही मैं सोच पा सकती हूँ इस वक्त। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। Good evening, ma'am. गुड इवनिंग मनीष। Ma'am, my name is Manish Kumar Mishra, and right now I'm pursuing graduation from Delhi University in third year. And I'm also a member of AICB scholarship, which is given for us in our every month for our study ओके। purpose. So, ma'am, my question is that AICB, Manish, can I clarify? AICB is Zoya All India Confederation of the Blinds. तो हम एक पूरा ओके। एक ब्लाइंड बच्चों को सपोर्ट करते हैं उनकी एजुकेशन के लिए, तो वो स्कॉलरशिप ओके, का हिस्सा है मनीष जी। बहुत मनीष बढ़िया प्लीज मनीष। कंटिन्यू। So, ma'am, my question is that I used to go to the mock interviews. So there जी। used to be the interviewer, he or she used to ask the person who has come for an interview, is that sometimes the person he or she knows Hindi language, but they don't have that good uh, knowledge about English. Or some people may be good in English, but Hindi a big problem for him or her. But at that time, they say you don't know this language. How will you manage this whole society? Because once there was a time when I was listening a IAS interview. So the person, the interviewer asked the person, for where you have you studied. He told, I have studied from Delhi. Then he told, you know the life of a city people. How will you manage the village people? But the ma'am, I want to add that if such questions are asked, what our reply should be that, because it doesn't matter that we live in city or village. We know what is our actual problem, and in life we used to visit the village and city both. So what type of answer should we give at that time, ma'am? जी, पहला तो ऐसे क्वेश्चंस में मतलब पहले तो आप अपना एप्टीट्यूड दिखाने के लिए आपको ये नहीं दिखाना चाहिए कि आपके क्वेश्चन रेलेवेंट नहीं है, मतलब या आपके क्वेश्चन का मतलब नहीं है। आपको ये दिखाना है कि आपके एक्सपीरियंस को में ही उस सवाल का जवाब ढूंढना है। तो जैसे आपने जो एग्जांपल दिया कि शहर में रहते हैं तो आपको गांव के लोगों के चैलेंजेस कैसे पता, तो आप इसको इस तरह से जोड़ सकते हैं कि अगर आपका कोई पर्सनल रिलेशनशिप है तो आप ये कह सकते हैं कि भाई मैं गांव नहीं रहा हूँ शहर में काफी सालों से, पर हमारी जो रूट्स है, हमारी जो जड़ें हैं, वो हर किसी के गांव के थ्रू ही आती है। तो भले मैं नहीं रहा हूँ पर मेरे पिताजी रहे हैं, या मेरा घर, मेरा ददियाल या मेरा ननिहाल गांव में रहा है, तो मुझे मैंने बहुत करीब से देखा है। तो आप अपने पर्सनल लाइफ से बता सकते हैं। अब इसमें जैसे अभी हम लोगों ने बात करी है ना कि डिसऑनेस्टी या झूठ बोलना, पर इसमें मतलब ऐसा नहीं है कि आप ये कभी नहीं दिखा पाएंगे कि आपका गांव से कनेक्शन अगर नहीं भी है, तो इस क्वेश्चन में आप कह सकते हैं कि भाई हमारे जो हमारी जड़ें हैं वो गांव से जुड़ी हैं। दूसरी चीज, आप क्वेश्चन को इतना बड़ा बना दीजिए कि वो ये छोटी डिटेल्स पता ना, जैसे ना ना मायने रखें। जैसे इस क्वेश्चन में आप ये दिखा सकते हैं कि गांव में भी लोग रहते हैं और शहर में भी लोग रहते हैं। आप ये कहें कि लोगों, एक इंसान की जो जरूरतें होती हैं वो, चाहे वो दुनिया में कहीं किसी कोने में रहे, उसकी वही जरूरतें होती हैं बेसिक, जिसमें वो एक अच्छी जिंदगी जी सकता है। हम चाहे यहाँ बैठे हों, चाहे मैं जब हम दिल्ली में रहते थे, लखनऊ या कहीं भी, हर इंसान की जो कहते हैं रोटी कपड़ा मकान और सेफ्टी, जो एक नीड्स जो होती हैं, वो हर इंसान के सिमिलर होती हैं। वो चीजें थोड़ी बहुत फर्क हो सकती हैं कि आप शहर में हैं या गांव में हैं, पर मोर और लेस वो चीजें नहीं बदलती हैं। और फिर लग्जरी है उसके ऊपर, जो चीजें हैं, जो भी चीजें आप उस पर ऐड करते जाएं, तो आप इस तरह से उसको क्वेश्चन को इस तरह से भी मोल्ड कर सकते हैं कि हर इंसान, चाहे वो कहीं भी रहे, उसकी जो बेसिक नेचर होता है वो हमेशा एक ही धागे से जुड़ा हुआ होता है। तो आप इस तरह से उस क्वेश्चन को वो कर सकते हैं कि मैं अपने अंदर देख के उन लोगों की प्रॉब्लम समझ सकता हूँ। Thank you, ma'am. Hello, ma'am. हेलो अनुष्का। अनुष्का Uh, didn't get yes, it. ma'am. Yes, ma'am. हम्म। मैम मैं एक लॉ स्टूडेंट हूँ, एंड मेरा एक सवाल था। तो जैसे हम्म। कई बार हम इंटरव्यूज में जाते हैं, तो जो इंटरव्यू हमसे लेते हैं वो हमें कोई सिचुएशन दे देते हैं कि आप जैसे ऐसा ऐसा हुआ है, और अब आप बताइए कि अगर आप होते तो आप क्या करते, आप इस पे कैसे, मतलब आपका क्या ओपिनियन होता।
तो मैम ऐसे सवालों को हम कैसे लाइक जवाब दे सकते हैं? बिकॉज इंटरव्यूज में लाइक टाइम भी कम होता है। अब जैसे किसी ने मुझसे पूछा तो मेरे पास उसको जवाब देने का भी टाइम कम रहेगा, और जी नर्वसनेस तो होती है, तो कैसे हम आंसर जी। कर सकते हैं? तो पहले तो आप ये सोचिए कि अगर कोई आपको सिचुएशन में डाल के कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपको ये समझना है कि वो क्या आपसे सुनना चाह रहा है। कि जैसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आप ये काम कर रहे हैं, एक साथ आपके पास 4 मेल्स आ जाते हैं आपके पास एक फाइनेंस से, और सब कह रहे हैं कि ये हाई इंपॉर्टेंस का काम है, फौरन करके दो। तो आप एक इंसान है, तो आप उसको कैसे प्रायोरिटाइज करेंगे? तो आपको ये समझना है इस क्वेश्चन का क्या मतलब है। इस क्वेश्चन का मतलब है वो आपसे टाइम मैनेजमेंट और प्रायोरिटाइजेशन, मतलब आप कैसे अपना समय डिवाइड कर रहे हैं काम में। और अगर कई चीजें हैं जो बराबर इम्पोर्टेंट हैं, तो आप उसको कैसे, क्या चीज पहले करेंगे, क्या चीज बाद में करेंगे, इसकी आपकी कितनी स्किल है। तो पहली बात तो ये, आप ये फौरन जब वो क्वेश्चन बोल रहा है, आप ये समझने की कोशिश करिए कि मुझसे क्या सुनना चाह रहा है। ऐसा नहीं कि वो आपसे कोई कहानी या हर क्वेश्चन का एक मतलब होता है, और वो उस चीज को टेस्ट कर रहा है, मे बी वो आपकी जॉब के लिए रिलेवेंट है। और उसके बाद आप वही सिचुएशन के हिसाब से आप ऐसी चीजें देखिए जो आपका एक्सपीरियंस को लेके आए, कि ये दिखाए कि आप ये बता सकते हैं कि सिमिलर सिचुएशन मेरे पिछली जॉब में हुई जिसमें ऐसा ऐसा था, उससे सिमिलर चीजें, कोई कोई आपको ऐसा एग्जांपल आए, एग्जैक्ट वैसा नहीं पर वैसा कुछ आपने किया हो, तो आप बताएं कि वैसे सिचुएशन में मैंने ऐसा ऐसा करा था, ये स्टेप्स मैंने लिए थे, इसका ये रिजल्ट हुआ, और इससे ये प्रॉब्लम इस तरह से सॉल्व हुई। कभी कभी होगा प्रॉब्लम पूरी नहीं सॉल्व होगी, पर उस समय के लिए चीजों को मैनेज कर देगी। तो ऑनेस्टली आप ये बताइए कि मैंने ऐसा किया था, और इस सिचुएशन में हेंस मैं इस तरह से करूंगी। तो ये 2-3 चीजें हैं जिससे आप एक क्वेश्चन को डिकोड करके फिर आप अपना आंसर प्रिपेयर कर सकते हैं। और कभी कभी होता है कि आपको फौरन जवाब नहीं आएगा, उसमें इसमें कोई हर्ज नहीं है ये कहने में कि अरे ये तो एक थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, आई टेक अ मोमेंट बिफोर आई आंसर, मुझे 2 मिनट दीजिए जब तक मैं। तो मतलब वो पता है, आप इंसान है, वी आर ऑल ह्यूमंस, हमें कोई एकदम से कोई ट्रिकी क्वेश्चन है तो हमें टाइम लगेगा उस सोचने में। उसके बाद आप क्या कहते हैं वो मैटर करता है। तो आप इसमें मुझे लगता है आप ये कह सकते हैं कि कैन आई टेक अ मोमेंट बिफोर आई आंसर दिस, क्या मैं 2 मिनट का समय ले सकता हूँ, इससे पहले मैं अपने कुछ सोच को, अपने थॉट्स को अरेंज करके फिर मैं इसका जवाब देती हूँ। थैंक यू मैम। नो वरीज। किसी का कोई और सवाल हो तो प्लीज। एरिया पूछ रही है, मैं कैसे पूछो। यस मैम, गुड इवनिंग मैम, मैं जुबेरिया कानपुर से बोल रही हूँ। मेरा जो एक सवाल है, वो ये सवाल है कि जब हम लोग, अभी मैं 2 दिन पहले मैंने एक अपनी लाइफ का सेकेंड इंटरव्यू दिया, तो मुझे आपसे ये पूछना था कि कभी कभी ऐसा होता है कि मुझसे उन्होंने ये पूछा कि जहाँ अपने पहले से पहले आप जॉब कर रहे थे तो वहाँ पे आपकी क्या सैलरी थी, तो मैं कभी कभी ओवर एक्साइटेड हो जाती हूँ। तो मैं जब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हुई, थोड़ा कंफर्टेबल हुई, तो मैंने थोड़ा सा वो बताने के बजाय कि हाँ लास्ट सैलरी मेरी ये थी, मैंने पूरा बता दिया कि मेरी सैलरी पहले इतनी थी स्टार्टिंग में, फिर इतने टाइम बाद वो इतनी हो गई। तो जो फिर मैं जब घर आई तो मैंने अपनी फ्रेंड से डिस्कस किया, तो शी वाज लाइक कि पूरा नहीं बताना रहता है, पूरा सब कुछ सच सच नहीं बताना रहता है। तो मुझे ये लग रहा था कि क्या इस जगह मैं कहीं गलत थी, तो मुझे लगा मुझे आपसे पूछना ये ज्यादा सही रहेगा। हाँ देखिए, एक चीज होती है ओवर शेयरिंग, मतलब आप अपनी हाँ। इंफॉर्मेशन जो आप दे, वो जरूरत है उनको जानने की कि नहीं। लेकिन जैसे जहाँ पे यूके पे, जैसे इंडिया और यूके में 2 चीजों में फर्क है। पहले इंडिया में तो वो कुछ 6 महीने या 3 महीने कुछ की पे स्लिप्स मांगते हैं अगर आप स्विच कर रहे हो, तो अगर इफ आई एम राइट, तो वो तो ये है कि अगर आप इसमें झूठ बोलेंगे तो आपको वो पे स्लिप्स देनी होंगे, तो वहां पकड़े जाओगे। उसको यस फज मैम। वज मत करना, उसको ये नहीं है फोटोशॉप में, ठीक है। तो बेसिकली वो चीज है, क्योंकि वो उसको चेक कर सकते हैं। तो इसमें तो आपको जो हम्म। चीजें जो सही है वही बात बताए। जैसे यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे क्या होता है, जो जॉब्स होंगी एडवर्टाइज होंगी उसकी एक सैलरी होगी। आपको अपनी एप्लीकेशन में दिखाना है कि आप कैसे
ये इस जॉब के लिए परफेक्ट है। आप फ्रेशर भी हो सकते हैं, अगर आपकी जॉब आपने वो इंटरव्यू क्लियर कर लिया, आपने कन्विंस कर लिया अपने इंटरव्यूअर को, तो सीधे आपको शायद वो 5 साल 10 साल में यूजुअली जो सैलरी होती है आपकी शुरू से वैसे हो सकती है। लेकिन इंडिया में आपकी हाइक का कॉन्सेप्ट होता है कि आपकी वहां पे मान लीजिए 20,000 थी, तो हम यहाँ पे अच्छा 25 या 30 इस तरह से बात होती है। और ज्यादातर केसेस में वो क्योंकि आपकी पे स्लिप्स मांगेंगे, तो आप बहुत डिटेल्स ना शेयर करें, पर यस आप मैम। जो सही है वही बताएं, क्योंकि वो चीज वो आप उनका फाइनेंस या एचआर डिपार्टमेंट को रिलेट कर लेगा। यस मैम। मैम मतलब ये है कि जो आपकी मतलब लास्ट जॉब थी, आपको उस जगह के बारे में सारा सब कुछ डिटेल में बताना नहीं नहीं ये जरूरी है या फिर शॉर्टकट नहीं में? मेरा नहीं नहीं ये मतलब था। नहीं नहीं बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं बतानी चाहिए। और इसके साथ मैं एक चीज और ऐड करूंगी कि कोई निगेटिव बात भी नहीं कहनी चाहिए, यस क्योंकि मैम। आप कि वहां पे बहुत टॉक्सिक माहौल था, या मैं तो इसीलिए छोड़ ही हाँ। रही हूँ क्योंकि वो पे नहीं करते थे, मतलब इस ये सब चीजों को रेजिस्ट करें, भले ही आप कितना ही परेशान हो अपनी पुरानी जॉब से या यस वहां के मैम। लोगों से, पर कोई भी चीज कोई भी निगेटिव बात किसी के बारे में या कमेंट करने के बारे में ऐसे हम्म। मत नहीं करें इसको। तो ये कोई भी पॉजिटिव इम्प्रेशन नहीं होता है। ओके मैम, थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। अंकुश आप पूछिए। हेलो हेलो मैम। यस। हेलो अंकुश। मैम मेरा यही क्वेश्चन था कि मैं अगर मैम जैसे मैम ने पहले बोला कि किसी से अगर आई टू आई कांटेक्ट करने की बात करने चाहो तो मतलब नहीं कर पाते हो। हम्म जैसे हमारी मतलब बचपन से आदत रही है ना कि बड़ों को अगर आई टू आई करके देखते नहीं है हम्म इंडिया में, मतलब ऐसा एक वो हम्म रखते हैं। हम्म, पेरेंट्स भी मतलब खास करके फादर मदर से तो आप कह सकते हो, बट फादर के सामने आप आई टू आई नहीं कर सकते हो। जी इस चीज जी को थोड़ा सा मुझे लगता है यार, कभी मतलब कॉलेज में प्रोफेसर्स को भी अगर कोई बात बोलनी हो तो उनसे थोड़ा सा वैसे करके बोलना। मुझे लगता है कि जी। कहीं वो चीज समझते तो नहीं हमारे बारे में, किसको इंग्लिश में बात करनी नहीं आती या हिंदी में ही ढंग से नहीं आती है। अम, क्योंकि ये बात आप सही कह रहे हैं अंकुश, हमारा कल्चरल बैकग्राउंड जो होता है वो बहुत कुछ डिफाइन करता है कि हम कैसे बात करते हैं, हम कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। पर मुझे लगता है ये जो हमारी जर्नी होती है, ये जो पढ़ाई लिखाई या घरों से निकल के इन जॉब्स की, ये एक इसीलिए इसको एक सफर कहते हैं। हम इसमें ग्रो करते हैं, हम इसमें सीखते हैं, हम इसमें पहले तो आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या चीजें हमें नहीं करनी चाहिए या कम करनी चाहिए, और फिर उस पे काम करते हैं। तो आपकी बात सही है, लेकिन आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं, यही पहला स्टेप है इसको ओवरकम करने का। फिर जैसे हमने पहले बात करी कि आप इसको जब प्रैक्टिस करेंगे मिरर में देख के अपने किसी फ्रेंड्स के साथ, जिससे आप मतलब ऑफ कोर्स जैसे प्रैक्टिस तो आप अपने पिताजी के साथ प्रैक्टिस मत करिए, अपने दोस्तों के साथ प्रैक्टिस करिए। धीरे धीरे आप उस आदत से ग्रो आउट कर जाएंगे, बिल्कुल कर जाएंगे, आप कोशिश करेंगे तो। दीपशिखा इटावा। थैंक यू मैम। नो वरीज। राबिया आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहती है? राबिया फिरोज। No, ma'am. Thank you so much. ओके ओके ओके, थैंक यू। तो एक तो मैं एक इंफॉर्मेशन, जो अगला हमारा सेशन है वो 9 अगस्त अगले शनिवार, डॉक्टर प्रतिभा गोगिया, और हमारा विषय रहेगा इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस, डॉक्टर प्रतिभा गोगिया हमारे साथ जुड़ेंगी 9 अगस्त 2025। राखी वाला दिन है, शनिवार रात को 9 बजे। तो आप सबकी जानकारी के लिए बहुत ही अभिषेक आप प्लीज आगे कंटिन्यू करें। बहुत ही अच्छा टॉपिक है अगला वाला, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आजकल जो इतना तेज माना है ना कि लोगों को एक दूसरे के बारे में सोचने का समय नहीं होता है, उसमें इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ही जरूरी है। तो जो लोग कर सकें जरूर वो सेशन जरूर अटेंड करें। और जो इतने सुसाइड हो रहे हैं जोया आजकल, रोज अखबार में बच्चे जी, बच्चे कर रहे हैं। और बात 12 क्या होती है साल कि 15 साल 18 साल 22 साल, मतलब। जी जी जी। और और वही है कि बड़े लोग भी जो होते हैं ना, वो उनके लिए भी मतलब जो लोग ऐसी जगह पे हैं, प्लेसेस ऑफ पावर, जिनके
जो वो बच्चे जो कर रहे हैं, उनके आसपास जो लोग हो सकते थे, जो उन्हें समझ सकते थे या कुछ कर सकते थे, उनके लिए भी बहुत जरूरी है इमोशनल इंटेलिजेंस। वो समझना कि कहाँ पे, उसे कहते हैं टिपिंग पॉइंट, किस किस बात के बाद बात ब्रेक हो जाएगी या टूट जाएगी या खराब हो जाएगी। तो आई थिंक सबके लिए, आई थिंक हमारे स्कूल में छोटे बच्चे हैं, उनके लिए भी आजकल बुलिंग इतनी कॉमन है, सोशल मीडिया की वजह से लोग इतना उस चीज का अपने ऊपर इन्फ्लुएंस ले लेते हैं। तो आई थिंक बहुत ही रेलिवेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू। So thank you, ma'am, for answering our audience questions. And now I would like to माय invite प्लेजर। Gautam ji for vote of thanks. Over to you, Om ji. Oh, sorry, Gautam ji. Thank you, Abhishek sir. Good evening, dear friends. On the behalf of Saksham Yuva Society, I am with Gautam extend my heartfelt gratitude to everyone present here today. I extend my heartfelt thanks to Ms. Joya Rasol ma'am for taking the time to be with us this evening. Ma'am, your words reminds us that self-introduction is more than just a formality. It's an expression of who we are and what we stand for. To our enthusiastic student, thanks for your active participation. Your thoughtful question and energetic involvement transformed the session into a dynamic learning experience. We are excited to see the same energy in our future program. A very special thanks to Ms. Jyotika Kalra ma'am, President of Saksham Vijaya Society, for joining us today. Your thoughts, provoking questions, and unwavering dedication ensured the smooth flow of the session and elevated its quality, keeping all the participants truly engaged. As we close, I wish each of you a good night. Thank you for your contribution to the success of today's session. Over to you, Yusuf sir. Amit, very good vote of thanks. I congratulate you for that. Very good vote of thanks. Thank you so much. So thank you, Amit वेल ji. डन Vote of अमित। thanks. Thank you. And one more request, if you like this session will be uploaded on YouTube. इस सेशन को आप YouTube पे जाके देख सकते हैं और ये कल आपको मिल जाएगा, इसका लिंक और वीडियो। सो आप अगर आप पाते हैं ये सेशन यूजफुल है और चाहते हैं कि हम और लोग तक पहुंचे और बाकी लोग इसका लाभ उठा पाए, तो प्लीज अपने इस ग्रुप्स में अपने जानने वाले लोगों के साथ ये सेशन शेयर कीजिए और उन्हें भी, ताकि सीखने का मौका मिले। और हमारे यूट्यूब पे जाके आप हमें सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को देख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू मैम फॉर जॉइनिंग टुडे एंड टेकिंग टाइम। थैंक यू Thank you. एवरीवन। गुड नाइट, Thank बाय। you. Thank you. We'll catch up again. यस फिर श्योर, मिलेंगे डेफिनेटली। इंशाल्लाह, फिर फिर मिलेंगे। मिलेंगे। फिर मिलेंगे। बाय बाय एवरीवन। गुड